हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में, यूनिट्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, इसके एग्जांपल्स, एंड कुछ न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में होगा क्वेश्चन टाइम, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे होंगे। इन दिस फर्स्ट पिक्चर, गर्ल थ्रू अ बॉल एंड बॉय कैचिंग दिस बॉल। तो यहाँ पे जब गर्ल बॉल को थ्रो कर रही है और बॉय कैच कर रहा है, तो ये एक तरीके से क्या है, वर्क डन। इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दैट एक बॉय है जो टेनिस बॉल को थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वर्क डन। ये वर्क की बेसिक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिक्स की टर्म में, तो फिजिक्स की टर्म में वर्क डन क्या होता है, लेट्स सी। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज वर्क डन। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट्स प्रोड्यूस मोशन ऑन इट, और वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए, F dot S. Here F is force and S is displacement. Force एक वेक्टर टर्म है and displacement is also वेक्टर टर्म। जब हम दो वेक्टर टर्म को डॉट फॉर्म में लिखते हैं, तो वो इक्वल होता है स्केलर के। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगी, एक स्केलर टर्म। नेक्स्ट, फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करते, तो वहां पे वर्क डन नहीं होगा। सेकेंड डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड इसका पोजिशन डिस्प्लेस हो गया है। बट यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा एंगल। जब हम बेस के अलॉन्ग एंगल चेक करेंगे, तो वो क्या होगा, कॉस थीटा। और जब हम परपेंडिकुलर के अलॉन्ग चेक करते हैं, तो वो क्या होता है, साइन थीटा। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ वर्क। फॉर्मूला हम यूज करते हैं एफ डॉट डी। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए डी, और कुछ बुक में मिलेगा एस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही करेक्ट है। वर्क डन के लिए एफ डॉट डी फॉर्मूला यूज किया जाता है। एफ फोर्स होता है, डी डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड वर्क डन के लिए जो यूनिट हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो यूनिट होती है जूल। और अगर हम फॉर्मूले से बात करें, तो फॉर्मूले से वर्क डन की जो यूनिट आएगी, वो होगी न्यूटन मीटर। अब वो न्यूटन मीटर कैसे है, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है मीटर में। तो फॉर्मूले से हमें यूनिट मिली न्यूटन मीटर। और जनरल अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, तो वर्क डन की स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट इज डिफाइन वन जूल। वन जूल को अगर हमें डिफाइन करना है, तो इसे फॉर्मूले से हम डिफाइन करेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू जूल, इसको हम वन जूल लिखेंगे। एंड फोर्स इज वन न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आ जाएगा 1 meter. When we applied 1 Newton force and object is displaced 1 meter is known as 1 joule. जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 जूल। यहाँ पे देखो आपको डिवाइड का साइन दिया और डिवाइड का नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट हाइफन लगाना है थोड़ा सा। नेक्स्ट, जैसे एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, वैसे ही यूनिट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो इसके अंदर सीजीएस यूनिट आता है, एमकेएस यूनिट आता है एंड एफपीएस यूनिट आता है। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर,
लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते हैं, जी ग्राम के लिए यूज किया जाता है, और एस हम सेकंड के लिए यूज करते हैं। ये सीजीएस सिस्टम के अंदर चलता है। एम के सिस्टम हमारा मेट्रिक सिस्टम में आता है, एम मीटर के लिए यूज करते हैं, एंड के किलोग्राम के लिए यूज किया जाता है, और एस यहाँ पे सेकंड के लिए हुआ। ऐसे ही ब्रिटिश सिस्टम के अंदर हम यूनिट्स के लिए यूज करते हैं एफपीएस सिस्टम। एफ होता है फुट के लिए, पी होता है पाउंड के लिए, एंड एस यूज करते हैं सेकेंड टाइम के लिए। ठीक है, बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ ऐसा ही सिस्टम ही है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। जब आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो आपको ये सिस्टम भी पढ़ने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे वर्क डन की सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्च, ERG से इसको हम डिनोट करते हैं। और वन अर्च को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो क्या होगा, इसी सिस्टम को हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। न्यूटन की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, मीटर की होगी सेंटीमीटर, एंड जूल के लिए हम यूज कर रहे हैं वन अर्श। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखोगे, वन अर्श इक्वल्स टू वन डाइन एंड वन सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइफन का साइन होगा। ठीक है, मीन्स व्हेन वी अप्लाइड वन डाइन फोर्स इट डिस्प्लेस्ड वन सेंटीमीटर, दैट इज नोन एज वन अर्श। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Next, we will discuss about type of works. Okay, type of work के अंदर आता है, here are three type of work done. First is positive, second one is negative, and third is zero. पॉजिटिव वर्क, जब काम पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट अप्लाई कर मूव कर रहा है उसी में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। जैसे ये एक बॉक्स है, हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। या फिर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एंगल बनाता है थीटा, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है कॉस। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम जीरो लेते हैं, ये एंगल अगर यहाँ पे जीरो होगा मीन्स इसके पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन के इक्वल होती है, और जब इसे हम वन रखेंगे तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल आएगा, एफ और एस के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट में देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है। सेकेंड में यहाँ पे इसने चप्पल फेंक के मारी, घूमता हुआ आपकी मम्मी का बेलन आ रहा है, तो वहां जो वर्क डन होगा बेलन से वो कौन सा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, देन थर्ड में इसने स्टोन उठाया एंड थ्रो किया सामने, तो यहाँ पे जो वर्क डन है इस केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पर्सन इसको उठा रहा है, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, अपर डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं।
और नीचे से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। सेकेंड पिक्चर में अगर हम देखें, ट्रेन जो है वो इधर मूव कर रही है एंड ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल रॉकेट का है। रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एंड इसका फ्यूल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, उस कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बनता है 180 डिग्री, अभी हमने डिस्कस किया था एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एंगल की फॉर्म में। अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी तो कॉस 180 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, -FS। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है, नेगेटिव वर्क डन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में क्या होता है, जब सरफेस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है या वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पॉटर ने बहुत सारा वेट कैरी किया है अपने हेड पे और ये मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वर्क डन क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि ये सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री होता है जीरो के इक्वल। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 90, तो कॉस 90 होगा जीरो और ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो वर्क डन इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो। अब देखो ये काम कर रहा है बेचारा, लेकिन फिजिक्स क्या कह रही है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। सेकेंड केस में हम देखते हैं, सेकेंड केस में वेट लिफ्टर है, इससे वेट को लिफ्ट किया हुआ है यहाँ पे एंड ये लिफ्ट कर रहा है, बहुत हैवी है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सरफेस के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म में है। एंड अगर हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ क्या होगा, जीरो। एंड थर्ड केस में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे थर्ड केस में क्या है, ये पर्सन जो है वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट वॉल जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है अपनी पोजिशन से, तो उस कंडीशन में वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और अगर हम एंगल की फॉर्म में देखते हैं तो ये पर्सन यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस वॉल, और परपेंडिकुलर केस में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट कंडीशन वर्क विल बी जीरो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वर्क डन इन द सिचुएशन शो बिलो। यहाँ पे आपको ये सिचुएशन दे दी है और इस सिचुएशन के अंदर आपको वर्क डन बताना है कितना होगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट इनिशियली इस पोजीशन पे है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट इतना है और यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है इस बॉडी पे, लेकिन जो एंगल बना है वो क्या है, 90 डिग्री। वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल की फॉर्म में है तो कॉस थीटा। अब रखो यहाँ पे फोर्स एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, और वर्क डन किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन इज अ क्रेन पुल्स अप अ कार weighing 500 किलोग्राम। वेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो यहाँ पे आपको दे दिया 500 किलोग्राम। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। ये हमने कंसिडर कर लिया कि एक क्रेन है और ये यहाँ पे गाड़ी को उठा रही है।
ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से इसने इस गाड़ी को उठाया और इसकी हाइट यहाँ पे है 4 मीटर, ठीक है, और इस गाड़ी का वेट है 500 किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना वर्क डन होगा? वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F.S। अब फोर्स हमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क डन हम कर रहे हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। तो फोर्स के लिए जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए को हम जी पुट कर देंगे, एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम जी। मास इज 500 किलोग्राम एंड ग्रेविटी आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 न्यूटन। फोर्स आ गया हमारे पास, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड डिस्प्लेसमेंट इज 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20,000 जूल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टाइम। Now I will show you some examples of work done. First picture, and this is second picture, then third picture, and this one is fourth picture. इन चारों पिक्चर्स की एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन सा किस वर्क डन का एग्जाम्पल है। I hope you enjoy this session. If any doubt, you can write in comment box. Thank you so much.